हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका हमारे ऑफिशियल जो सिविल्स विद आकाश चैनल है उस पर स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, ठीक है जी, एनसीईआरटी जो हमने 9th 10th 11th की है वो ठीक है, उसमें बहुत बेसिक दिया हुआ है, लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, हम इस बुक से स्टार्ट करते हैं। कई बच्चों का जिनका बेस बना होता है वो सिर्फ ये वाली बुक पढ़ते हैं फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं सिर्फ यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो देखो ज़रूरी ही है, लेकिन और भी जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पूरी वीडियो देखनी है फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका रीज़न क्या है? अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बनेगी इन दी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ज़्यादा होएगी। बिना इसको ज़्यादा बढ़ाते हुए हम अपना टॉपिक है जो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? इकोनॉमिक एजेंट्स। देखिए, इकोनॉमिक एजेंट्स में देखिए ये आपको जिस्ट कहाँ पे मिलेगी? अगेन आपको जिस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन जिस्ट से पहले आपने क्या करना है, ये प्रॉपर वीडियो देखनी है। ठीक, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? देखो, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उसमें हम इंडिविजुअल्स को भी काउंट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी। हमने इसमें प्रॉपर बोल्ड भी कर रखा है नंबर 1 और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें अब आता कौन कौन है? इकोनॉमिक एजेंट्स इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और इसमें आता कौन कौन है? नंबर 1 है जी कंज्यूमर, नंबर 2 है जी प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर कौन हो गए? हम लोग जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन हो गया? कंज्यूमर। ठीक है जी, अब प्रोड्यूसर कौन हो गए? जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, दे मे बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिसाइड करेंगे व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। ठीक है, और देखो नंबर 1 हो गया कंज्यूमर। ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि भाई ये जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो आपने बताना है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और एंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, बैंक्स हो गए, है ना, जिनका मतलब जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं डिफरेंट कि कितना हमें स्पेंड करना है और कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है क्रेडिट्स पे, कितना टैक्स लगाना है। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। बैंक्स डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मतलब आरबीआई, है ना। तो इकोनॉमिक एजेंट्स, आपने सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि इकोनॉमिक एजेंट्स में कंज्यूमर भी आता है, प्रोड्यूसर भी आता है और एंटिटीज़ भी आती हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, नंबर टू जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट चैप्टर को भी इधर उधर से सारी बातों को कनेक्ट करके। तो फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। अब देखिएगा, ये एडम स्मिथ जी का स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने थ्योरी दी लेसे फेयर। ठीक है, लेसे फेयर थ्योरी दी, जिसका मतलब क्या है? फ्री एंड ओपन मार्केट। ठीक है जी, आपने याद क्या रखना है कि जो इस थ्योरी का मतलब है, मतलब फ्री एंड ओपन मार्केट, इसका मतलब क्या होता है? एज जनरल लेट इट बी, है ना, हम बोलते हैं ना कि लेट इट बी। तो लेट इट बी का मतलब क्या है? देखिए, पहले होता क्या था कि जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी? कंट्रोल्ड होती थी, कंट्रोल्ड मार्केट। और ये कंट्रोल करेगा कौन? या तो अगर उस टाइम पे क्या है, कोई किंग है, कोई राजा है, कोई भी चीज़ है, या तो वो कंट्रोल कर पाएगा, ऑब्वियसली उसका कंट्रोल है जनता पे भी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे भी, या फिर कौन कंट्रोल करता है आज की डेट में? गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मैं बताऊंगा इतना बनाना है, आपने क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, जो डिसीजंस हैं उसमें इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट का, आपने हर एक बार देखा होगा। लेकिन इन्होंने सुजेस्ट किया लेजे फेयर में कि भाई फ्री और ओपन मार्केट होनी चाहिए, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स, आपने ध्यान से सुनिए ये चीज़, बायर्स और सेलर्स अपने डिसीजन खुद लें, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए, और इकोनॉमिस्ट को नहीं सोचना अबाउट दी वेल्थ। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे? वो अपना जो भी थ्योरीज हैं, जो भी अपना काम है वो करते रहेंगे, उनको नहीं सोचना थिंक ऑफ द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो अपना भला या अपनी चीज़ें अपने आप सोचेंगे। और वो कौन लोग हैं यहाँ पे? मेरा मतलब है बायर्स और सेलर्स।
मतलब क्या हो गया जी, फ्री और ओपन मार्केट होनी चाहिए। फ्री ओपन मार्केट से जिसका दिल करता है वो अपना वहाँ पे आके सेटअप करेगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। हम उसको बोलते हैं फ्री एंड ओपन मार्केट। ठीक है। अब ये जो प्रोफेसर थे कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो की आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं इसको करंट अफेयर्स के साथ में अटैच कर रहा हूँ। देखो कैसे ग्लासगो आपने पढ़ा होगा रिसेंटली, जो COP26 है। जो बच्चे बड़े अच्छे वे से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि COP26 कहाँ पे हुआ है, ग्लासगो में। एंड ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड इज़ द पार्ट ऑफ यूके। ठीक है जी, ये चीज़ को आपने याद रखना है कि जो लेजे फेयर है कि भाई फ्री और ओपन मार्केट होनी चाहिए। अब सपोज फ्री और ओपन मार्केट है, यहाँ पे एक कोई इंडस्ट्री लगी हुई है। अगर फ्री और ओपन मार्केट है तो कोई भी बंदा दूसरी इंडस्ट्री भी आके लगाएगा, मतलब जो मोनोपली है वो भी कम होएगी। अब जब मोनोपली कम होएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। और जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। तो सो प्लीज़ रिमेंबर दी कॉन्सेप्ट ऑफ एडम स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 3 हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आई, मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर से पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस। माइक्रो क्या है, माइक्रो का देखो राजे, एक होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे, एट अ लार्ज स्केल जब हम चीज़ों को देखते हैं। माइक्रो का लेवल छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे। माइक्रो में हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंसान की, लार्ज स्केल में हम बात करेंगे एज अ होल, सोसाइटी की बात करेंगे, कंट्री की बात करेंगे, है ना। तो वो हो गया मैक्रो लेवल और माइक्रो हो गया छोटे लेवल पे। मतलब अगर कोई पॉलिसी बनाएगी आरबीआई तो वो मैक्रो लेवल पे अगर बना रही है तो इट मीन्स वो सारी की सारी कंट्री को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस। अगर आप अपने घर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप कोई बजट सेट कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोग्राम सेट कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो। अगर आपका बजट किसी और को थोड़ी ना इन्फ्लुएंस कर देगा कि भाई सारी कंट्री को इन्फ्लुएंस करके बैठ गया, लेकिन मैक्रो पे सारी कंट्री इन्फ्लुएंस होती है जी। आपने ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, इसके बीच का आप डिफरेंस देखते हैं। देखिए नंबर 1 यहाँ पे आता है स्टडीज़ इंडिविजुअल इनकम। नंबर 2 ये नेशनल इनकम जैसे हमने बात किया। नंबर 2 यहाँ पे क्या है, एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँगा इन दी इकॉनमी, क्योंकि ये मेरा क्या है लेवल, एक लार्ज स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ, कंट्री लेवल पे बात कर रहा हूँ, नॉट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे क्या आता है, डील्स विद हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे बात किया था हमने घर की, ये कौन से हैं, एग्रीगेट डिसीजन। ये इंडिविजुअल प्राइस को करेगा, ये ओवरऑल प्राइस को करेगा। और लास्टली नंबर 5 ये एनालाइज करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है जी। लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर होते कौन है, जो कि पूरी कंट्री की चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं एक ही बार में। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया आरबीआई। सपोज आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट है लोन्स पे वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिससे हम बात कर सकते हैं कि कंट्री लेवल पे प्रॉपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी। और इसी तरह से एक और है आरबीआई के साथ में अगर मैं बात करूं तो उसका नाम आता है सेबी। आरबीआई प्लस सेबी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस चीज़ को आपने क्या याद रखना है कि ये मैक्रो लेवल के हैं, और क्या है ये, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है ये। ठीक है। और इनको ये काम करने की पावर कहाँ से मिल रही है, बाय द लॉ, है ना, बाय लॉ। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। अगर कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई लेकिन काम कर रही है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बैकअप किसकी रहेगी, लॉ की बैकअप रहेगी, तभी वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट वर्क। ठीक है राजे। अब आगे देखो, अब इनका मेन मकसद किसी इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करना नहीं होता, किसी इंडिविजुअल के लिए काम करना नहीं होता। इनका काम होता है प्रॉपर वे में, एक अच्छे वे से हर एक लोगों का भला करना। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक किसी एक के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। चलिए नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है जी। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और ये बोर्न हुए थे 1883 में। अब होता क्या है, देखिए जब वैसे एनसीईआरटी में इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ खास, लेकिन हमने इसमें पीडीएफ में काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, देखिएगा।
देखो, एक तो होगी केनीशियन इकोनॉमिक्स और एक होगी क्लासिक इकोनॉमिक्स। जब मैं बात करता हूँ क्लासिक इकोनॉमिक्स की, तो हम प्रमोट क्या कर रहे थे, लेजे फेयर पॉलिसी, और गिवन बाय, बोलो भाई, एडम स्मिथ, है ना। हमने ऊपर पढ़ा है ये तो, एडम स्मिथ। और ये आर्ग्यू करते थे कि भाई गवर्नमेंट को एक लिमिटेड रोल रखना चाहिए अपना, और मतलब उसको क्या है कि भाई लिमिटेड रोल होना चाहिए कि लोगों को अपने आप काम करने दो, लेट इट बी, है ना। इसका मतलब भी क्या था, लेट इट बी। लेकिन केनीशियन थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है उसको स्पेंडिंग करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने चाहिए, और एजुकेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए। किस चीज़, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए टू इंक्रीज़ दी कंज्यूमर डिमांड, मतलब कंज्यूमर को इफेक्ट करना चाहिए, उनकी सोच को, लेट इट बी नहीं करना यहाँ पे। तो आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नेसेसरी टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं आ सकती। ये केनीशियन थ्योरी में बोला गया है, केनीशियन इकोनॉमिक्स में, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ लेजे फेयर। अब आगे देखिएगा, देखिए इन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखा था, जिसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक बुक माना जाता था 20th सेंचुरी में। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, 1919 का जो पीस एग्रीमेंट, ब्रेक डाउन ऑफ पीस एग्रीमेंट ऑफ द वॉर इन द बुक, इन्होंने ये चीज़ भी लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नंबर 5 हमारे पास आता है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। आई होप कि आपने अगर बाकी एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री वगैरह की पढ़ रखी हैं तो आपको अमेरिकन, वैसे मैं इसको बोल देता होता हूँ कि अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन भी बोल देते हैं, लेकिन ये बेसिकली हम 1929 का ग्रेट डिप्रेशन मान के चलते हैं। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सुन लो यहाँ पे, 1929 टू 1941 का हम इसको जो ग्रेट डिप्रेशन है वो भी मान सकते हैं। मतलब इतने टाइम तक वो चलता रहा था, जो जिसको इट स्ट्रांगली अफेक्टेड दी यूएसए बट दी यूरोप ऑल्सो, ठीक है जी। तो देखेंगे इसमें होता क्या है कि जो कंट्रीज़ है यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की, फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स, जिसमें कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों इफेक्ट हुआ। देखो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, ठीक है। पहले समझते हैं इसको। देखिए होता क्या है यार कि वर्ल्ड वॉर 1 में, यहाँ पे समझिएगा, पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, यही पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में। अब वर्ल्ड वॉर 1 में जब ऑब्वियसली होता क्या है कि यूरोप के साथ ही ज़्यादा लड़ाई थी, तो यूरोप की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, ठीक है जी। इंडस्ट्री होगी कोलैप्स। अब होता क्या है कि यूरोप के पास उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए नो मनी, ठीक है, पैसा भी नहीं था। अब होता क्या है, यूएसए ने क्या बोला कि आई विल लेंड मनी टू यू, ठीक है, मैं आपको लेंड कर दूंगा, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। किसको, यूरोपियन कंट्रीज़ को। जब यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने पैसा दिया, किसने, यूएसए ने, ठीक है, यूएसए गेव लोन्स और मनी टू दी यूरोपियन कंट्रीज़। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ ने बोला कि यार हम इतनी जल्दी तो रिवाइव नहीं कर पाएंगे, हाँ आपने हमें लोन दिया है, ऑब्वियसली हम रिवाइव कर पाएंगे। इतना समझ में आया कि वर्ल्ड वॉर 1 था, यूरोपियन इंडस्ट्री कोलैप्स होगी, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, यूएसए ने पैसा दिया, तो इंडस्ट्री कहती मैं एकदम से नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं हो जाऊंगी। अब होता क्या है, यूएसए में इन दी मीन टाइम जितनी भी इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसने सोचा मैं अपने आप को ग्रो कर लेती हूँ। ध्यान से सुनना, यूएसए में इंडस्ट्री ने सोचा मैं अपने आप को ग्रो करती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर दूँगी। इंपोर्ट किसको करूँगी, टू दी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, ठीक है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़, नॉट यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़। तो जब मैं इंपोर्ट करूँगी यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो जो बेनिफिट है वो प्रॉपर किसको आएगा, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है जी। यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या आ गया, बेनिफिट आ गया। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब सॉरी, बेनिफिट किसको आ गया, यूएसए की कंपनीज़ को। यूएसए कंपनीज़ को क्या आ गया, बेनिफिट आ गया। जब यूएसए की कंपनीज़ को बेनिफिट होने लग गया, तो यूएसए की कंपनीज़ ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया। लोन लेना स्टार्ट किया यूएसए बैंक से। यूएसए के जितने भी छोटे बड़े बैंक थे उनसे लोन लेना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ताकि जो कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आप को और ग्रो कर पाएँ, ठीक है। और इस चीज़ में उन्होंने फिर और चीज़ें सोचनी स्टार्ट की। अब देखो ना, कोई इंडस्ट्री आई है, उस इंडस्ट्री ने पैसा ले लिया कहाँ से, बैंक से, ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा हम मार्केट में शेयर भी फ्लोट करते हैं, तो शेयर मार्केट भी इंक्रीज़ होने लगी यार, है ना। और लोगों ने और क्या किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और क्या किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने
बैंक से पैसा लिया और बैंक से पैसा लेके, बैंक से क्या ली, मनी, और बैंक से मनी लेकर क्या किया, शेयर मार्केट में डालना स्टार्ट कर दिया। इतना समझ में आया। लेकिन अब होता क्या है कि आपको एक कंडीशन समझ में आ रही होगी कि जो यूएसए की इंडस्ट्री है वो फ्रॉम द राइट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम दी वी कैन से के फ्रॉम लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर एक जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट अपनी जो पैसा है वो ले रहे हैं, दे आर जस्ट डिमांडिंग दी लोन्स। ठीक है जी, यूएसए की इंडस्ट्री, और वो अच्छे वे से चल भी रही हैं। और जब लोन ले रहे हैं, इंडस्ट्री भी ज़्यादा हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे लोगों का काम बढ़ रहा है। अब होता क्या है, इन द मीन टाइम और वी कैन से ऑन द वन फाइन डे व्हाट हैपन्ड, कि जो ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ईयू की जो इंडस्ट्री थी उसने लोन मांगा था, वो कहते हम रिवाइव करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम में। ईयू की इंडस्ट्री रिवाइव करना स्टार्ट कर देती है जी। जब ईयू की इंडस्ट्री ने रिवाइव करना स्टार्ट किया तो इंडस्ट्री ऑफ यूएसए स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है जी। जब वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी तो ये चीज़ें किसी लोगों को नहीं पता चल रही। शेयर मार्केट भी अभी भी ऊपर जा रही है। ठीक है जी, हर एक चीज़ इंपोर्ट वगैरह थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब उतना नहीं, थोड़ा डिक्रीज़ हुआ लेकिन उतना नहीं डिक्रीज़ हुआ, तो ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक होता क्या है, एनुअल स्टेटमेंट्स आती हैं मार्केट की। जब कंपनीज की एनुअल स्टेटमेंट आती है मार्केट में, एनुअल स्टेटमेंट, तो मार्केट में शेयर मार्केट है जो वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, जब शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाती है उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, मैंने क्या बोला था, इंपोर्ट यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो जो इंडस्ट्रीज़ ने लोन लिया हुआ था बैंक से वो भी क्या हो गया, वो नहीं उनको वापस कर पाती। ठीक है, रिटर्न बैक नहीं कर पाती। तो इस चीज़ की वजह से जो बैंक हैं, छोटे बड़े, बिग बैंक, स्मॉल बैंक, सारे के सारे बैंक क्या हो जाते हैं, कोलैप्स। अब देखिए, बैंक कोलैप्स हो गए, इंडस्ट्री कोलैप्स होगी, शेयर मार्केट कोलैप्स होगी, मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें होनी थी इन चीज़ों में हो गया। ठीक है जी, तो बैंक कोलैप्स हो गए, इंडस्ट्रीज कोलैप्स होगी, शेयर मार्केट कोलैप्स होगी, और एम्प्लॉयमेंट है जो वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ का मतलब बिल्कुल ही ख़त्म। मतलब इंडस्ट्री ने तो लेड ऑफ कर दिया वर्कर्स को। ठीक है, और जो बाइंग कैपेसिटी थी लोगों की, ठीक है, बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, किसके, यूएसए के, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ क्या, ज़ीरो के नज़दीक पहुंच चुका था। तो इस फेज़ को अब क्या बोलते हैं, इस फेज़ को बोलते हैं जी ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड, जिसमें जो कंट्री लोगों को पैसे देने पे आई थी एक बार में, बहुत अच्छे वे से काम कर रही थी, वो क्या हो गई, नीचे जाना स्टार्ट हो गया। सो डिमांड जब कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट होगा, बाइंग कैपेसिटी, देखो एक और यहाँ पे चीज़ बनाते हैं, जब बाइंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई, बाइंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई, तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब डिमांड डिक्रीज़ होएगी तो होएगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड ही डिक्रीज़ है, जब सप्लाई डिक्रीज़, ऑब्वियसली और जो वर्कर्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, लेड ऑफ। और जब वर्कर्स को लेड ऑफ किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी जी। ठीक है, और इन चीज़ों की वजह से इस पीरियड को हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, सो आपने इस चीज़ को क्या रखना है, याद रखना है। इस चीज़ की वजह से नॉट ओनली यूएसए बट यूरोप कंट्रीज ऑल्सो इफेक्टेड। तो ग्रेट डिप्रेशन के कुछ कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिक्लाइन इन स्पेंडिंग आपके सामने है, मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्शंस एंड बैंकिंग पैनिक्स, द गोल्ड स्टैंडर्ड, स्टॉक मार्केट क्रैश, फॉल इन फॉरेन लेंडिंग। आपने और भी कोई मतलब पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। यूएसए में 1929 टू 1933 अनएम्प्लॉयमेंट रोज फ्रॉम 3% टू 25%, और रीज़न आपके सामने, पूरी कहानी मैंने आपको बताई है इन शॉर्ट। ठीक है, ब्रीफ में। ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये सेम फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब आगे देखिएगा, आगे आपने इसमें क्या याद रखना है, और कि भाई जो पहली चीज़ तो अगर आपने लिखना हो यहाँ पे कि क्या क्या कारण थे, कोलैप्स हो गया जी, किसका, कोलैप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, किसकी, यूएस की।
नंबर 2 अगर हम बात करें कि जो यूएस की इंडस्ट्रीज़ थी उसकी जो एक्सपेंशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो बिना सोचे समझे रैकलेस एक्सपेंशन थी, कोई सोचे समझे बिना। फिर हाई इनकम इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई जी, ठीक है। नंबर 5 डिमांड है जो वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। नंबर 6 अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो स्मॉल बैंक्स हैं या फिर लार्ज बैंक्स हैं वो क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, वहाँ पे बैंक रन सिचुएशन बन गई। बैंक रन सिचुएशन का मतलब कि लोगों ने जो बड़ी इंडस्ट्री थी जिन्होंने पैसे लिए थे उन्होंने वापस नहीं किए, तो बैंक रन सिचुएशन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई जी, ठीक है, हमने ये देखा ही अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। सो दीज वर द रीजंस कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। तो आपने इस चीज़ को याद रखना और इसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने RRR का सहारा लिया। ये भी देख लो कि इसको रिवाइव करने के लिए RRR का सहारा लिया। नंबर 1 था रिलीफ, नंबर 2 था अपना रिकवरी और नंबर 3 अगर हम बात करें यहाँ पे रिफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। नंबर 6 हम बात करते हैं अबाउट द कैपिटलिस्ट इकॉनमी। लेकिन कैपिटलिस्ट इकॉनमी को जानने के लिए आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जानना है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा कैपिटलिस्ट इकॉनमी के फीचर्स क्या है। नंबर 1 होता है प्राइवेट ओनरशिप, जो ओनरशिप है वो प्राइवेट है। देखिए जो सोशलिस्ट इकॉनमी है उसमें जो ओनरशिप है वो क्या होती है, नॉट प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। या फिर मैं कम्युनिस्ट, अगर मैं कम्युनिस्ट इकॉनमी की मैं बात करूं, ठीक है, सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिज्म, तो उसमें अगर मैं बात करता हूं ये चीज़ तो क्या है कि भाई नो प्राइवेट ओनरशिप, सारा स्टेट के पास रहता है, वो जितना जिसको चाहिए वो ले लिया जाता है। नंबर 2 प्रॉफिट ओरिएंटेशन, प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, लेकिन सोशलिज्म में या फिर कम्युनिज्म में नहीं बात करता। नंबर 3 होता है कंपटीशन, यहाँ पे प्रॉपर रहता है, लेकिन सोशलिज्म या कम्युनिज्म में कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज हर एक बंदे की जो सैलरी है या कुछ और चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं, मतलब क्लास लेस सोसाइटी रहती है किसमें, सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म में। बट ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिस्ट इकॉनमी का वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्राइवेट ओनरशिप है, सेलिंग दी आउटपुट इन दी मार्केट, मतलब जो चीज़ आपने बनाई वो आप सेल्फ सफिशिएंसी के लिए नहीं बना रहे कि आपने वीट उगानी है 50 किलो तो आपका पूरा साल का वहाँ या महीने का चल जाएगा, वहाँ पे 2 महीने का चल जाएगा, लेकिन आपको वीट बनानी है, ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करनी है ताकि आप मार्केट में सेल कर पाओ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपकी लेबर है, मतलब अगर आप टीचर हो, लेट्स से एग्जांपल टीचर, आपकी ये जो लेबर है उसको क्या किया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, और उस टीचर की लेबर को खरीद के क्या किया जाएगा, एक वेज, मतलब सेल एंड परचेज ऑफ द लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस, उसको एक प्राइस दे दिया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वेज रेट, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में देखो 2-3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 चीज़ आती है कि भाई जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। नंबर 2 चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं जी इम्पोर्ट। मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास सारा कुछ है ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट, और कुछ ना कुछ हम भेजते भी हैं किसी कंट्री को उसी तरह से जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। सो इसी वे में ये तो होगी गुड्स की बात या सर्विसेज की बात हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी वे में कैपिटल भी आती है, मतलब पैसा। अगर मैं बात करूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होएगा, FDI, FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कैपिटल आ रही है ये फ्लो कर सकती है इनटू द डोमेस्टिक कंट्री, और द डोमेस्टिक कंट्री में भी एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द फॉरेन कंट्रीज। नंबर 8 इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये कि अगर कोई पैसे किसी को दे रहा है ना, प्रिंसिपल सम के साथ में, तो उसमें क्या है कि एक अमाउंट लेंट, डिपॉजिटेड और बोरोड, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि कोई बैंक है, उसने अगर 100 रुपीज़ किसी को दिया, किसी कस्टमर को, तो वो बोलेगा मुझे वापस, जो बैंक है ये कस्टमर हो गया, तो क्या बोलेगा कि 100 नहीं मुझे चाहिए, आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट इतना होएगा और आपको इतने मुझे वापस करने हैं। नंबर 9 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिससे चीज़ें बनती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मुझे अपना जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी रखना है, तो आपके लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये यूज़ की थी सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स जी ने। तो आपने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में याद रखना है। नंबर 1 आता है जी लैंड, ठीक है। नंबर 2 होती है लेबर,
कैपिटल, एंटरप्राइज, किसी भी काम को करने के लिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनपुट हमें चाहिए। नंबर 1 लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, लेबर, उसमें लेबर तो रखनी पड़ेगी, जो ह्यूमन इनपुट है वो हमें देनी पड़ेगी। इसको भी लेबर आपकी नहीं है, आपकी लेबर किसकी है? कैपिटलिस्ट की, जो आपको पे कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली आपको काम करवाने की कोशिश करेगा, है ना। तो कैपिटल क्या है? गुड्स यूज इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी। या एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क, ठीक है जी। तो सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने याद रखना है। आगे चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्वियसली हम अगर बात करें कि देखो, एक तो हो गई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उस टोटल पॉपुलेशन में कुछ ओल्ड एज लोग भी आएंगे और कुछ आएंगे बच्चे भी, है ना, चिल्ड्रन, मतलब जो अडल्ट नहीं। अब इसमें अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन में से, हमें सिर्फ ढूंढनी है पहले वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन, एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। लेट्स से टोटल पॉपुलेशन है 100 और उसमें से वर्किंग एज पॉपुलेशन है जी कोई 50, ठीक है, या फिर आप लगा के चलो 60 है जो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब इस 60 में से सपोज 60 में से जो बंदे हैं वो 40 लोग ऐसे हैं हु दे वांट टू वर्क, ठीक है, जो कि काम करना चाहते हैं, है ना। जो काम ही नहीं करना चाहते आप उसको कैसे कर लोगे कुछ? तो जिनके पास ग्रेजुएशन या डिग्री कुछ भी है तो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो मैं उस रेशियो से देखता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेट्स से इसमें 20 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो जॉब नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके स्टैंडर्ड की नहीं है या इस तरह की चीज़, तो 20 को हम क्या मानेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालते हैं। हु आर नॉट वर्किंग एंड आर लुकिंग फॉर जॉब्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, ठीक है, हु आर वर्किंग, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पे 40 लोग टोटल जो हमने देखा कि भाई इस तरह से आपने याद रखना है। आगे देखिए फ्रिक्शनल की मैं बात करता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है, फ्रिक्शनल, साइक्लिक और स्ट्रक्चरल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है तो आपने वहाँ से भी देखना है। फ्रिक्शनल का देखो मतलब क्या होता है कि आपने जस्ट आप ग्रेजुएटेड हो और आप क्या कर रहे हो, अपनी जॉब को ढूंढ रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल। साइक्लिक क्या होती है कि किसी भी इकॉनमी में अगर हम बात करें कि साइकिल में वो इकॉनमी है वो चलती है, कभी अप जाएगी कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो कभी जब अप जा रही है तो आपको जॉब है, कभी डाउन है तो आपके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक हमारे पास आती है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से, लेकिन ड्यू टू सम के भाई उस इंडस्ट्री में नई इक्विपमेंट्स, नई कंपोनेंट्स आ चुके हैं, तो आप उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा कि उस स्ट्रक्चर के बदलने से क्या हो गया कि आपकी जॉब चलेगी, तो आप उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल में क्या है कि कैपिटल फाइनेंशियल वेल्थ को बोलते हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस या फिर उसको मेंटेन करते हैं। और लास्ट हमारी जो चीज़ आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इधर बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म और दी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो फर्म ने किया, मतलब किसी कंपनी ने, या फिर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, नए एसेट को क्रिएट करने के लिए। इंडिविजुअल या फर्म या गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ थी लेकिन उसने कोई नया एसेट बनाना है, मतलब कोई मशीनरी या बिल्डिंग, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो थैंक यू सो मच। आपने हमारी जो वीडियो है अगर पूरी देखी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा। देखिए ये तो अभी फर्स्ट चैप्टर था, अभी इस बुक में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने एक डिटेल मैनर में डिस्कस करनी है। उस चीज़ के लिए जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, और जो इसकी PDF है विद एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी लिखा है इसी पे समझाते हुए, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे विद इन 1 डे, ठीक है, मतलब अगर आज अपलोड वीडियो हो रही है, कुछ 6 बजे वीडियो अपलोड हो रही है 6 PM पे, तो मैं कल 6 PM पे इसकी जो PDF है आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।